स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 9 को डिस्कस करेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं, गुरेही किस राज्य का लोक नृत्य है। तो देखिए, गुरेही जो लोक नृत्य है वो हिमाचल प्रदेश का है। हिमाचल प्रदेश के और कौन कौन से अन्य लोक नृत्य डांस है उनको भी देखेंगे। तो जो डोंगी है वो कहाँ का है, हिमाचल प्रदेश का है। पोंगी, नाटी, राक्षस, कायांग और बुढ़ाह, बिंडसू और घुंघटी, ये सभी किसके हैं, ये सभी हिमाचल प्रदेश के डांस हैं। अब हम वेस्ट बंगाल के देखते हैं, बित्रा, मरसिया और बाउल, ये किसके हैं, वेस्ट बंगाल के हैं। कर्नाटक के सुंगी, यक्षगान, ये किसके हैं, कर्नाटक के। झारखंड के फगुआ और जिका दसाई, ये दोनों किसके हैं, ये झारखंड के हैं। क्वेश्चन नंबर 2, बाजूतूर किस शास्त्रीय नृत्य की शैलियों में से एक है। तो देखिए, बाजूतूर है जो वो भरतनाट्यम की शैलियों में से एक है। और देखिए, भरतनाट्यम की शैलियों में से और शैली कौन कौन सी है, पंडानलूर और मेलाटूर, ये भी भरतनाट्यम की शैली है। और देखिए, भरतनाट्यम कहाँ का है, वो है तमिलनाडु का। कटका हस्त मुद्रा का संबंध किससे है, तो कटका हस्त मुद्रा जहाँ पर ओम का प्रतीक है उसका भी संबंध भरतनाट्यम से है। अब देखिए, भरतनाट्यम में यूज होने वाले वाद्य यंत्र कौन से हैं, मृदंग, बीड़ा और बांसुरी। इसकी जो शुरुआत होती है वो किससे होती है, आलिरिपु से होती है। जो इसका अंत होता है वो थिल्लाना से होता है। देखिए, कलाकार कौन से भरतनाट्यम के, तो कलाकार हैं रुक्मिणी देवी, लीला सैमसन, बैजयंती माला और गायत्री गोविंद और कुमारी कमला। इन सभी का संबंध किससे है, इन सभी का संबंध है भरतनाट्यम से। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ देखते हैं, पर्सन वो कौन से पर्सन है जिन्होंने ग्रैमी और ऑस्कर अवार्ड दोनों जीते हुए। तो देखिए, ग्रैमी अवार्ड जो होता है वो किस फील्ड से रिलेटेड है, वो है म्यूजिक फील्ड से रिलेटेड। और जो ऑस्कर है वो फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड है। तो जो दोनों को जीतने वाले हैं वो कौन है, गुलजार, जिनका वास्तविक नाम है वो संपूर्ण सिंह कालरा है। क्या है, संपूर्ण सिंह कालरा। ये एक उर्दू कवि और एक गीतकार भी हैं। देखिए, जो 2023 का 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो रामभद्राचार्य जी के साथ गुलजार को मिला था। अब हम बात करते हैं ज्ञानपीठ अवार्ड। तो ज्ञानपीठ अवार्ड की जो शुरुआत होती है वो 1961 में स्थापित हुआ, जिसको पहली बार 1965 में प्रदान किया गया। पहली बार किसको मिला, जी शंकर कुरूप को मिला। और पहली बार हिंदी भाषा में सुमित्रा नंदन पंत को मिला, जो कि क्या है, मेल है। और पहली बार हिंदी भाषा में महिला को किसको मिला, वो मिला महादेवी वर्मा को। किसके लिए, यामा के लिए। और पहली बार अंग्रेजी भाषा के लिए किसको मिला, अमिताभ घोष को, जो उनकी बुक कौन सी, द शैडो लाइन्स थी। और ये जो ज्ञानपीठ अवार्ड है 22 लैंग्वेज के लिए दिया जाता है, जो कि अपने 8 शेड्यूल में है। टोटल 8 शेड्यूल में कितनी लैंग्वेज है, 22 लैंग्वेज है। और देखिए, जो ज्ञानपीठ अवार्ड होता है ये हिंदी लिटरेचर का सबसे बड़ा अवार्ड है। इसमें जो प्राइज मनी होती है वो 11 लाख, एक शॉल और सरस्वती माता की एक मूर्ति मिलती है। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, कादरी गोपाल नाथ का संबंध किससे है। तो देखिए, कादरी गोपाल नाथ का जो संबंध है वो सैक्सोफोन से है। अब सैक्सोफोन से और कौन कौन इसका संबंध है, तो देखिए, मनोहर सिंह, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मनोहर सिंह का जो संबंध है वो किससे है, वो है सैक्सोफोन से। अल्लाह रखा रहमान का, वो भी सैक्सोफोन से। अदनाम सामी और जॉर्ज बुक्स, इन सभी का संबंध किससे, सैक्सोफोन से। अब देखिए, सितार से संबंधित और कौन से, बिंदु पाठक, मुश्ताक अली खान, ये इनका सितार से है। तबला से कौन में, तन्मय घोष और विक्रम घोष, इनका संबंध किससे, वो तबला से है। बांसुरी के कौन है, राजेंद्र प्रसन्ना और राजेंद्र कुलकर्णी, इन दोनों का संबंध किससे, बांसुरी से है। अब देखिए, हॉर्नबिल फेस्टिवल है उसके बारे में हम कुछ थोड़ा एक्स्ट्रा जानेंगे। तो देखिए, पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो हॉर्नबिल फेस्टिवल है वो कहाँ मनाया जाता है, नागालैंड में मनाया जाता है। और ये कब मनाया जाता है, ये दिसंबर के महीने में 1 तारीख से 10 तारीख तक मनाया जाता है। टोटल कितने दिन मनाया जाता है, तो ये टोटल 10 दिन मनाया जाता है। अब देखिए, जो हॉर्नबिल फेस्टिवल है इसी को हम प्रमुखतः हॉर्नबिल नामक एक पक्षी के नाम से इसकी शुरुआत होती है। और जो हॉर्नबिल नामक पक्षी है इसी को हम धनेश पक्षी के नाम से भी हम जानते हैं। अब देखिए, जो हॉर्नबिल फेस्टिवल है पहली बार 2000 में मनाया गया था। और इसी को हम फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल भी कहते हैं, त्योहारों का त्योहार भी इसी को हम कहते हैं। अब देखिए, नागालैंड में और कौन कौन से अन्य त्यौहार मनाए जाते हैं, मुआसू, सक्रेनई और आओ लेंगे
और यमेश, ये सभी भी अन्य डांस हैं जो तमिलनाडु में, नागालैंड में मनाए जाते हैं। अब देखिए क्लासिकल लैंग्वेज इन इंडिया, देखिए इंडिया के अंदर टोटल क्लासिकल लैंग्वेज कितनी है? टोटल क्लासिकल लैंग्वेज 6 हैं। तो पहली कौन सी थी? पहली थी तमिल जो 2004 में ऐड हुई, दूसरी संस्कृत 2005 में, तीसरी कन्नड़ 2008 में, चौथी मलयालम 2013 में, और जो तेलुगु है 2008 में ऐड करी गई, और जो सबसे नई जो ऐड करी गई है वो कौन सी है? वो उड़िया है जो 2014 में ऐड की गई। अब देखिए ये है क्लासिकल लैंग्वेज। यही हम बात करते हैं हमारे 8 शेड्यूल में टोटल कितनी भाषाएं हैं? टोटल 22 भाषाएं हैं, जिनको हमने मूलतः पहले 14 थी, फिर 8 ऐड की। तो जो 8 ऐड की उनमें से हमने सबसे पहले सिंधी को 21वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1968 से ऐड किया था, और दूसरे पे नेपाली, मणिपुरी और कोकड़ी, ये तीनों हमने 71वें संविधान संशोधन से 1992 में ऐड की थी। और जो तीसरी बार ऐड की थी बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली, ये हमने 92 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से 2003 में ऐड की थी। अब देखिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो समर ओलंपिक होते हैं और विंटर ओलंपिक होते हैं उनके बीच में जो ईयर का डिफरेंस होता है वो कितने साल का होता है? तो देखिए उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है वो 2 साल का होता है। अब देखिए सबसे पहले जो समर ओलंपिक होते हैं वो कहाँ शुरू हुए थे? 6 अप्रैल 1896 में एथेंस में शुरू हुए थे। और जो विंटर ओलंपिक है वो पहली बार 1924 में सैमोनिक्स फ्रांस में शुरू हुए थे। देखिए जो 2020 का जो समर ओलंपिक था वो कहाँ हुआ था? वो टोक्यो में हुआ था। और विंटर ओलंपिक था वो बीजिंग में हुआ था जो 2022 में हुआ था। तो जो गैप है वो कितने का होता है? गैप होता है 2 साल का। अब यही हम समर ओलंपिक 2024 के कहाँ हुए थे, होने वाले हैं, वो पेरिस में होने वाले हैं। जो विंटर ओलंपिक 2026 के हैं वो इटली में होंगे। अब देखिए यूथ ओलंपिक गेम जो होते हैं वो पहली बार 2010 में हुए थे। कहाँ हुए थे? सिंगापुर में हुए थे। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ट्रुथ, लव एंड ए लिटिल मैलिस, ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है? तो देखिए ये जो बुक है ये खुशवंत सिंह की बुक है। अब देखिए खुशवंत सिंह की अदर बुक कौन कौन सी है? ट्रेन टू पाकिस्तान, कंपनी ऑफ अ वुमेन, द सनसेट क्लब, दिल्ली, अ नोबल, वी इंडियंस, ये सभी किसकी बुक है? ये सभी खुशवंत सिंह की बुक हैं। अब यहीं हम बात करते हैं चेतन भगत की अन्य कौन कौन सी बुक हैं। तो देखिए चेतन भगत की 2 बुक काफ़ी फेमस हैं। 5 पॉइंट संबंध जिस पे बेस्ड 3 इडियट की मूवी भी बनी हुई है, और दूसरा कौन सा है? 3 मिस्टेक ऑफ माई लाइफ, इसी पर काय पोचे फिल्म भी बनी हुई है। अब देखिए अमृता प्रीतम की बुक कौन कौन सी? रसीदी टिकट और कागज थे कैनवास, ये दोनों बुक किसकी हैं? ये है अमृता प्रीतम की। अब देखिए जो हॉकी का गेम होता है उसमें टोटल जो कार्ड दिए जाते हैं उन कार्ड का क्या क्या मतलब होता है? देखिए जो येलो कार्ड होता है वो आपको वायलेशन के तहत 5 मिनट के लिए गेम से बाहर करता है। यहीं जो रेड कार्ड होता है वो खेल से निलंबित कर देता है। जो ग्रीन कार्ड होता है वो चेतावनी होती है। जो ब्लू कार्ड होता है वो आपको गेम से 10 मिनट के लिए बाहर कर देता है। और जो ब्लैक कार्ड होता है वो आपको इनेबिलिटी शो करता है। अब देखिए जो हमारे DPSP हैं तो आपको पता होगा कि DPSP जो हैं उनमें जो गांधीयन प्रिंसिपल पर कौन कौन सी DPSP हैं जो गांधी प्रिंसिपल डिपेंड हैं। तो देखिए आर्टिकल 40, आर्टिकल 43, आर्टिकल 43B, आर्टिकल 46, 47 और 48, ये सभी आर्टिकल गांधी प्रिंसिपल पर डिपेंड हैं। अब देखिए यहीं हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो कौन से पार्ट में है? वो पार्ट 4A में है जो आर्टिकल 51A के तहत आता है। और देखिए जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ किस समिति के तहत आई हैं? तो वो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर आई। अब देखिए जो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के जो सदस्य थे टोटल 12 सदस्य थे, और जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो 3 जनवरी 1977 को लागू हुए थे। और इसमें जो मूलतः कर्तव्य थे वो कितने थे? 10 कर्तव्य थे। और प्रेजेंट में कितने कर्तव्य हैं? प्रेजेंट में 11 कर्तव्य हैं। जो 11वां है वो 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 के तहत जोड़ा गया है, जिसमें 6 से 14 वर्ष के शिक्षा के बारे में बताया गया है। अब देखिए अब हम बात करते हैं जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं जो 11 हैं उनमें क्या क्या बात की गई है। तो देखिए आर्टिकल जो 51A है सब सेक्शन, उसमें हमें नेशनल फ्लैग और एंथम की रेस्पेक्ट के बारे में बात की गई है। यहीं पर इसका जो B है उसको हमने क्या किया है, जो हमारे फ्रीडम स्ट्रगल हैं उनकी हमें उनके नोवेल और आइडियाज़ को हमें इंस्पिरेशन होना है उनसे। और इसमें 51 जो C है वो क्या कहता है? प्रोटेक्ट
सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, इसके बारे में बात करता है। और यहीं पर जो डी है 51 का डी, वो देश सेवा आह्वान पर, यानी अगर देश के साथ अगर कोई विपत्ति है तो अगर वो देश बुलाता है अपना तो हम जाने के लिए तैयार रहेंगे, ये कहता है। जो 51 का ई है वो क्या कहता है कि आपको प्रमोट हारमोनी करनी है, मतलब अपने भाईचारा बढ़ाना है। जो 51 का एफ है वो क्या कहता है, रिच हेरिटेज कल्चर के बारे में बात करता है। जो 51 का जी है वो क्या कहता है, प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव नेचुरल एनवायरनमेंट, अपने एनवायरनमेंट को बचाए रखिए, ठीक है। और यहीं पर हमें जो 51 का आई क्या कहता है, सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी के बारे में बात करता है। और यहीं पर एच क्या कहता है, डेवलप साइंटिफिक टेम्पर एंड ह्यूमनिज्म। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ का पालन न करने पर जुर्माना या सज़ा का प्रस्ताव किस में रखा गया था, वो गोल्डन लॉन कमेटी में रखा गया था, जिसकी स्थापना 1976 में हुई थी। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बुद्ध स्तूपों की संरचना का हिस्सा, ठीक है, जो हिस्सा होता है। अब देखिए, जो बुद्ध स्तूप होते हैं उनमें जो हर्मिका होता है वो ऊपरी भाग को कहते हैं, अंडा होता है, जो गोलार्ध होता है वो अंडा होता है, एक छत्र और होता है। ये सभी किसके पार्ट हैं, ये बुद्ध स्तूपों की संरचना के पार्ट हैं। अच्छा, बिहार क्या है, तो बिहार क्या है, बिहार एक निवास स्थान है जहाँ बौद्ध भिक्षुक रहते हैं। और चैत्य क्या है, प्रार्थना कक्ष है जहाँ पर बौद्ध भिक्षुक प्रार्थना करते हैं। सबसे बड़ा स्तूप कौन सा है, वो है केसरिया स्तूप, जो कहाँ पर है, बिहार में है। अब देखिए, गोपुरम क्या है, गोपुरम है दक्षिण भारत में मंदिरों का जो प्रवेश द्वार होता है उसी को हम गोपुरम के नाम से जानते हैं। मुख्य देवताओं का स्थान कौन सा है, गर्भगृह, यानी जैसे आपने देखा होगा जो राम मंदिर बना है वहाँ पर भी जहाँ मूर्ति रखी गई है उस एरिया को क्या कहते हैं, गर्भगृह कहते हैं, ठीक है। बरुत स्तूप, बरुत स्तूप जातक कथाओं और कहानियों का चित्र करता है। देखिए, बरुत स्तूप है जो प्रेजेंट में कहाँ पर है, एमपी में है, जहाँ पर देखिए जातक कथाएं क्या होती है, बुद्ध के जन्म से जो पूर्व की कहानियाँ हैं उनको हम जातक कथाएं कहती हैं। और जो टोटल कितनी कथाएं हैं, कुल 549 कथाएं हैं। देखिए, रामभर स्तूप कहाँ पर है, वो बुद्ध का अंतिम संस्कार है, जहाँ पर वो कहाँ पर है, यूपी में है। धमेक स्तूप ये भी यूपी में है। अब देखिए, टोटल कितने संस्कार होते हैं इंडियन कल्चर में, टोटल 16 संस्कार होते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मगध महाजनपद किन दो नदियों से घिरा हुआ है, तो मगध महाजनपद है वो गंगा और सोन से घिरा हुआ है, जो गंगा के दक्षिण में है। अब देखिए, जो मगध महाजनपद है, जो इसकी कैपिटल थी, कैपिटल क्या क्या रही, इसकी सबसे पहले कैपिटल राजगृह रही, फिर गिरिब्रज रही और फिर पाटलिपुत्र शिफ्ट हो गई। देखिए, टोटल महाजनपद कितने हैं, कुल 16 महाजनपद हैं। अंगुत्तर निकाय के अनुसार बौद्ध धर्म में अंगुत्तर निकाय किससे रिलेटेड है, बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। और भगवती सूत्र जैन धर्म से रिलेटेड है। और अष्टाध्यायी के लेखक कौन है, वो है पाणिनि। इनके अनुसार टोटल कितने महाजनपद हैं, टोटल 22 महाजनपद हैं। देखिए, मगध पर जो शासक थे, कौन कौन सी डायनेस्टियों ने मगध पर शासन किया है, तो देखिए HSNM, यानी सबसे पहले हर्यक वंश आया, दूसरा शिशुनाग वंश, तीसरा नंद वंश और चौथा मौर्य वंश। देखिए, हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे, हर्यक वंश के जो संस्थापक थे वो बिम्बिसार थे। शिशुनाग वंश के कौन से, शिशुनाग। और नंद वंश के कौन से, महापद्मनंद। और मौर्य वंश के जो संस्थापक थे वो कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य। देखिए, हर्यक वंश की हम बात करते हैं। हर्यक वंश का जो शासक कौन था, सबसे पहले बिम्बिसार था, जो 544 से 492 BC तक उसने राज्य किया। और ये सबसे लंबा शासक था जिसने 52 वर्ष तक मगध पर शासन किया। यही हम इनका जो पुत्र था वो पुत्र कौन था, पुत्र अजातशत्रु था। और अजातशत्रु का पुत्र कौन था, अजातशत्रु का पुत्र उदयन था। अब देखिए, पितृहंता किसे कहते हैं, मतलब पितृहंता उसे कहते हैं जिससे बिम्बिसार को किसने मारा, उनके पुत्र अजातशत्रु ने। और अजातशत्रु को किसने मारा, वो उदयन ने मारा, उसके पुत्र ने। तो ये है पितृहंता होता है। अब देखिए, हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था, वो नागदर्शक था, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं नंदवंश। नंदवंश का अंतिम शासक कौन था, घनानंद शाह। इन्हीं के समय पर सिकंदर का आक्रमण हुआ था। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रावी, चेनाब और झेलम किसकी ट्रिब्यूटरी हैं, तो देखिए ये सभी किसकी ट्रिब्यूटरी हैं, ये सभी इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरी हैं। अब जो इंडस रिवर का जो शुरुआत होती है, उद्गम होता है, वो कहाँ से होता है, मानसरोवर झील तिब्बत से होता है, ठीक है। अब गिरने का स्थान ये कहाँ जाकर गिरती है, तो ये कहाँ गिरती है, अरब सागर में जाकर गिरती है। तो देखिए, इंडस रिवर की कौन कौन सी ट्रिब्यूटरी हैं, तो एक जास्कर, श्योक, गिलगित और हुंजा, ये सभी भी इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरी हैं। पंचनद रिवर कहाँ बहती है,
तो देखिए जो पंचनद रिवर है वो पंजाब में बहती है। कौन कौन सी है? रावी, चेनाब, झेलम, ब्यास और सतलुज। ये सभी पंचनद रिवर हैं जो पंजाब में जाकर बहती हैं। देखिए यमुना की सहायक नदी है, तो देखिए यमुना की जो सहायक नदी है वो कौन कौन सी है? चंबल, हिंडन, टोस, बेतवा, केन, सेंगर और रिंद। ये सभी किसकी ट्रिब्यूटरी हैं? ये सभी यमुना की ट्रिब्यूटरी हैं। इसकी कुल लेंथ कितनी है? 1376 किलोमीटर है। यमुना के किनारे यूनेस्को साइट, देखिए यमुना के किनारे ही लाल किला बना हुआ है। आगरा किला भी यमुना की रिवर के पास में ही है, और ताजमहल। अब देखिए यूनेस्को की जो साइट है, लाल किला कब जोड़ा गया? 2007 में जोड़ा गया, और आगरा किला 1983 में, और ताजमहल 1983 में जोड़ा गया। घाघरा रिवर की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो देखिए घाघरा रिवर की जो सहायक नदियाँ हैं वो कौन सा है? टीला, सेती, बेरी, राप्ती। यहीं राप्ती के किनारे ही गोरखपुर इसी पर बसा हुआ है। छोटी गंडक और शारदा, बूढ़ी गंगा, ये सभी किसकी ट्रिब्यूटरी हैं? ये सभी घाघरा रिवर की ट्रिब्यूटरी हैं। और देखिए जो घाघरा रिवर है इसी को हम करडाली के नाम से भी जानते हैं खुद। और ये जो घाघरा रिवर है ये गंगा की सहायक नदी है। अब हम बात करते हैं गोदावरी की सहायक नदियाँ। तो देखिए गोदावरी की जो सहायक नदियाँ हैं वो कौन सी हैं? प्राणहिता, मंजरा, पूर्णा, इंद्रावती, पेनगंगा, वेनगंगा, मनेर और प्रवरा। ये सभी किसकी ट्रिब्यूटरी हैं? ये सभी गोदावरी की ट्रिब्यूटरी हैं। और जो गोदावरी है दूसरी सबसे लंबी रिवर है, जिसकी 1465 किलोमीटर तक बहती है। जो इसका उद्गम होता है त्रियंबकम पहाड़ी से होता है, जो कि नासिक महाराष्ट्र में है। ठीक है। भागीरथी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो भागीरथी की सहायक नदियाँ भीला गंगा है, भीलागना। ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई थी 1956 में, इसमें कुल सूची कितनी थी? जो पंडित नेहरू के द्वारा दिया गई था, इसमें कुल 3 सूचियाँ थीं। जिसमें सूची ए, इसमें 17 उद्योग थे। सूची बी में 12 उद्योग थे। सूची सी थी, मतलब इसमें वो सब्जेक्ट थे जो ए और बी में नहीं थे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखिए फाइनेंशियल बजट, तो आपको पता होगा जो फाइनेंशियल बजट है वो किस आर्टिकल के अंदर आता है? आर्टिकल 112 के अंदर आता है। और देखिए जो फाइनेंशियल ईयर है 1867 से पहले 1 मई 30 अप्रैल तक माना जाता था, परंतु प्रेजेंट में किससे माना जाता है? 1 अप्रैल से 30 मार्च तक माना जाता है। यहीं आरबीआई की जो फाइनेंशियल ईयर है 1 जुलाई 30 जून तक मानी जाती थी, परंतु 2021 से आरबीआई भी 1 अप्रैल 31 मार्च तक मानता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बैलेंस बजट क्या है? देखिए बैलेंस बजट का क्या मतलब होता है कि बैलेंस बजट होता है जब आपका एक्सपेंडिचर रेवेन्यू के बराबर हो जाए, मतलब आपका जो खर्च है वो जितना आपका धन इकट्ठा हो रहा है उसके बराबर हो जाए, तो वो क्या होता है? बैलेंस बजट होता है। और सरप्लस बजट क्या होता है कि आपका एक्सपेंडिचर कम है, रेवेन्यू ज़्यादा है, तो उसे हम सरप्लस बजट कहते हैं। अगर आपका एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, रेवेन्यू कम है, तो उसे डेफिसिट बजट कहते हैं। ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंट्री ने अपना पहला जीरो वेट कब पेश किया? तो 1970 में पीटर या पायहर ने पेश किया। ठीक है। यह शून्य आधारित बजट था। भारत में सर्वप्रथम 1983 में डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक ने अपना सर्वप्रथम जीरो बजट पेश किया। और पूर्णतः जीरो बजट भारत में कब आया? वो 1987 में आया। पहला राज्य वो कौन सा है जिसने जीरो बजट लेके आया? तो वो कौन सा है? महाराष्ट्र। अब देखिए जीरो बजट क्या होता है? जीरो बजट होता है कि जिसमें पिछले वर्ष के बजट का कोई जिक्र ना हो, उसे हम जीरो बजट कहते हैं। अब हम बात करते हैं विबग्योर के बारे में। अब देखिए विबग्योर से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। आपको पता होगा विबग्योर एक वाइट लाइट जब प्रिज्म पर गिरती है तो वो 7 कलर में टूटती है। यहीं पर उसकी हम वेवलेंथ, फ्रिक्वेंसी और एनर्जी के बारे में बात करती हैं। देखिए जो वेवलेंथ है, जो वॉयलेट है, वॉयलेट की जो एनर्जी होती है वो हाई एनर्जी होती है, और जो वेवलेंथ होती है वेवलेंथ सबसे कम होती है। अब आपको पता होगा जो वेवलेंथ है और फ्रिक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। जब वॉयलेट कलर की वेवलेंथ कम है तो फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी। अब यहीं हम बात करते हैं रेड कलर की। जो रेड कलर की जो एनर्जी है वो सबसे कम एनर्जी होती है, मिनिमम एनर्जी, और जो वेवलेंथ है वो सबसे ज़्यादा होती है और फ्रिक्वेंसी सबसे कम होती है। अब हम बात करते हैं एसिड और उनके फूड सोर्स। तो देखिए कार्बोनिक एसिड है वो कहाँ से होता है? सोडा वाटर। और पेप्सियो में जो होता है ना, कोल्ड ड्रिंक में, उनमें भी कार्बोनिक एसिड होता है। लॉरिक एसिड कोकोनट मिल्क से, और बुट्रिक एसिड ये बटर से होता है। एरुसिक एसिड ये मस्टर्ड ऑयल से इसका फूड सोर्स है।
देखिए एसिड फाउंड इन टमाटो, टमाटो में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो टमाटो में कौन सा एसिड पाया जाता है, ऑक्जेलिक एसिड टमाटो में पाया जाता है। टार्ट्रिक एसिड, टार्ट्रिक कहाँ पाया जाता है, तो टार्ट्रिक एसिड अंगूर और इमली में पाया जाता है। और एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड सिरका में पाया जाता है। मैलिक एसिड, मैलिक एसिड किस में होता है, वो सेब में होता है। फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक होता है जो डंक वाली होती है जैसे मधुमक्खी और ये सब होती है, इनमें कौन सा होता है, फॉर्मिक एसिड होता है। साइट्रिक एसिड, साइट्रिक एसिड खट्टी चीज़ों में पाया जाता है। वेजेनोइक एसिड जो घास में पाया जाता है। और होता है लिमोलेनिक एसिड, ये वनस्पति ऑयल में पाया जाता है। और ओलिक एसिड ये जैतून में पाया जाता है। अब देखिए डिसीज कॉज्ड बाय द फंगस, तो फंगस से कौन कौन सी डिसीज होती हैं, तो गंजा दामाद खाए फ्रूट, मतलब गा से गंजापन, दा से दमा और दा से दाद, खा से खाज, फ्रूट से एलिफेंट फुट, एलिफेंट फुट होता है जो आपका पैर सूज के भारी हो जाते हैं, उसी को हम एलिफेंट फुट कहते हैं। तो वायरल डिसीज कौन सी है, तो वायरल डिसीज रेबीज, खसरा, हर्पिज, मेनिनजाइटिस जो माइंड से रिलेटेड है, ट्रैकोमा आई से रिलेटेड है, पोलियो, एड्स, चेचक, छोटी माता, डेंगू और गलसोर, ये सभी किससे रिलेटेड है, ये सभी वायरस डिसीज हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सीबीएसई के नए चेयरमैन कौन है, तो सीबीएसई के जो नए चेयरमैन वो कौन है, राहुल सिंह। अब देखिए जो सीबीएसई है उसकी स्थापना कब होती है, 1929 में इसकी स्थापना होती है। यही हम बात करें एनसीईआरटी, एनसीईआरटी की स्थापना 1961 में इसकी स्थापना होती है। इसके जो प्रबंधक है वो कौन है, दिनेश प्रसाद सकलानी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वो कौन सी कंट्री जिसने हाल ही में टिकटॉक पर बैन लगाया है, तो हाल ही में टिकटॉक पर बैन लगाने वाली वो कौन सी कंट्री है, वो है अमेरिका, जो स्टार्टअप फंडिंग में पहली रैंक भी आई है इसकी। और अमेरिका के साथ हम हाल ही में हमने कौन सी एक्शन की है, वज्र प्रहार, वो कहाँ पर की है, उम्रोई में की है। ठीक है, भारत से बाहर सबसे बड़ी प्रतिमा BR अम्बेडकर की कहाँ पर है, वो मैरीलैंड USA में है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वर्ल्ड स्पिरिचुअल फेस्टिवल कहाँ ऑर्गेनाइज हुआ है, वो हैदराबाद में हुआ है, जहाँ कान्हा शांति वनम में हुआ है। अच्छा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के तहत मिशन 414 है, वो किस राज्य में ECI ने लागू किया है, तो वो मिशन 414 कैंपेन कहाँ किया है, वो हिमाचल प्रदेश में किया है। यहाँ के जो CM है सुखविंदर सिंह सुक्खू, गवर्नर शिव प्रताप, राज्यसभा सीटें 3 हैं, लोकसभा सीटें 4 हैं। अब देखिए यहाँ की जो हिमाचल प्रदेश की स्कीम कौन सी है, सरकार गांव के द्वार, ये जो स्कीम है ये कहाँ की है, हिमाचल प्रदेश की है। अपना विद्यालय कार्यक्रम, ये भी स्कीम हिमाचल प्रदेश की है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मिशन 929 जो वोटिंग को बढ़ाने के लिए 90% किस राज्य में लागू किया है ECI ने, तो वो किया है त्रिपुरा में, जहाँ के CM मणिक शाह, गवर्नर इंद्रसेन रेड्डी, लोकसभा सीट 2 है और राज्यसभा सीट कितनी है, 6। ये होता है आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 9। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करें, और अगर आपको PDF के लिए चाहिए तो आप हमारे लिंक में जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उससे जुड़ सकते हैं और आप PDF वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। धन्यवाद, थैंक यू।